फरवरी की आखिरी रात को दुनिया बदल गई। उस रात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा जुआ खेला। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उस हमले को अंजाम दिया, जिसकी गूंज पूरे मध्य पूर्व में सिर्फ कुछ घंटों में फैल गई। पहले ही हमले में ईरान के 86 साल के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई अपने व्यक्तिगत आवास पर आग के समंदर में समा गए। वहीं ईरान के रक्षा मंत्री इरजिसी का प्रमुख और दर्जनों वरिष्ठ नेता भी इसी हमले की जद में आ गए। यह कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक सरकार का सिर कलम करने की कोशिश थी। अगले 6 दिनों में अमेरिका ने अकेले 2000 से ज्यादा हवाई हमले किए। ईरानी नौसेना के बड़े जहाज, जो कभी फारस की खाड़ी में दबदबा रखते थे, वो अब समुद्र की सतह पर तैरते मलबे में तब्दील हो गए। इजराइल ने हर दिन लगभग 1000 ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने खुद कहा कि युद्ध के पहले दिन जितने हथियार गिराए गए, वो 2003 में सद्दाम हुसैन पर शॉक एंड ऑव अभियान के पहले दिन से दोगुने थे। लेकिन असली सवाल यह है कि यह युद्ध क्यों शुरू हुआ। ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब था, लेकिन सच ये भी है कि कुछ महीने पहले ही ईरान के अंदर एक तूफान उठा था। जनवरी में जब ईरानी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए अपने ही नागरिकों पर गोलियां चलवाईं, तो मानवाधिकार संगठनों ने बताया कि कम से कम 7000 लोग मारे गए, कुछ अनुमान 30,000। ट्रंप ने साफ कह दिया था कि अगर सरकार ने प्रदर्शनकारियों का कत्लेआम किया तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। लेकिन जब ऐसा हुआ तो अमेरिका ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उस वक्त उनके पास क्षेत्र में कोई विमान वाहक पोत भी नहीं था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अपनी सेना वापस क्षेत्र में जमा की, ट्रंप ने ये युद्ध छेड़ दिया। ये युद्ध सिर्फ परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए नहीं था, बल्कि एक ऐसी सरकार को खत्म करने के लिए था जो पहले से ही अपने ही लोगों के खून से लथपथ थी। अब ईरान के पास अमेरिका और इजराइल से सीधा टकराने की ताकत नहीं बची थी। इसलिए उसने वो किया जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाती है। उसने फारस की खाड़ी के उन देशों पर हमले शुरू कर दिए जो अमेरिका के सहयोगी हैं। ओमान, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ये वो देश हैं जिनके साथ ईरान का कोई सीधा झगड़ा नहीं था। लेकिन युद्ध के पहले ही दिन ईरान ने इन देशों पर 430 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और हजारों ड्रोन दाग दिए। दुबई की चमकती गगनचुंबी इमारतें, वो शहर जिसे दुनिया का सुरक्षित ठिकाना कहा जाता था, अब वहां के फेयरमाउंट होटल में आग लग गई। बुर्ज अल अरब के ऊपर मिसाइल के मलबे बरसे। अमेजन के डाटा सेंटर, जहां से दुनिया की एआई इंफ्रास्ट्रक्चर चलती है, वो भी ईरानी ड्रोन की चपेट में आ गए। दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां से हर दिन लाखों यात्री गुजरते थे, वहां से उड़ानें रद्द हो गईं। जो शहर कभी स्थिरता का ओएसिस कहलाता था, वो अब युद्ध की पहली पंक्ति में खड़ा था। लेकिन ईरान ने सबसे बड़ा वॉर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करके किया। ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है। दुनिया का 1/3 समुद्री कच्चा तेल और 5वां हिस्सा एलएनजी रोजाना इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान ने कहा कि अब यहां से कोई जहाज नहीं जाएगा। हजारों मालवाहक जहाज फंस गए। इराक को अपना तेल उत्पादन बंद करना पड़ा। कुवैत और यूएई भी यही कहने लगे कि अगर ये जलडमरू मध्य नहीं खुला तो उन्हें भी अपनी उत्पादन क्षमता घटानी पड़ेगी। नतीजा, युद्ध शुरू होने के कुछ दिनों में ही कच्चे तेल के दाम 14% उछल गए। यूरोप में प्राकृतिक गैस के दाम 70% तक बढ़ गए। ये महंगाई की वो लहर है जो दुनिया के हर कोने में पहुंचेगी। अब इस युद्ध का असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। दुबई, अबू धाबी और दोहा के हवाई अड्डे, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच हवाई यातायात के सबसे बड़े केंद्र हैं, वहां से हजारों उड़ानें रद्द हो गईं। 18,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थीं। लाखों यात्री फंस गए। अमेरिका ने मध्य पूर्व में रह रहे अपने 10 लाख नागरिकों से कहा कि वो जल्द से जल्द वहां से निकलें। लेकिन निकलें कैसे जब कोई उड़ान ही नहीं बची थी? और ये सिर्फ शुरुआत है। ईरान के पास अब भी वो ताकत है जो इस युद्ध को और भी भयानक बना सकती है। खाड़ी देशों का 90% पीने का पानी
समुद्र के पानी को अलवणीकरण करके बनता है। अगर ईरान ने उन संयंत्रों पर हमला किया तो रियाद जैसे शहर, जहां 70 लाख लोग रेगिस्तान के बीच रहते हैं, वहां एक हफ्ते में पानी खत्म हो जाएगा। ये कोई युद्ध नहीं, ये सभ्यता का अंत होगा। इस डर से खाड़ी देश अब खुद युद्ध में कूदने को मजबूर हो रहे हैं। कतर ने पहले ही 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। वो अमेरिका को अपने ठिकाने इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान का एक मिसाइल हमला साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर भी हुआ, जिसके बाद ब्रिटेन ने अमेरिका को डिएगो गार्सिया के बेस का इस्तेमाल करने की हरी झंडी दे दी। तुर्की पर हमले के बाद नाटो में आर्टिकल 5 लागू करने की चर्चा होने लगी, यानी पूरा पश्चिमी गठबंधन इस युद्ध में खिंच सकता है। अमेरिका अब एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। खार्ग द्वीप, ये ईरान के दक्षिणी तट पर एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन यहाँ ईरान का 90% तेल निर्यात टर्मिनल है। अगर अमेरिका ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया तो ईरान की सरकार की 60% आमदनी पर ताला लग जाएगा। लेकिन ये जोखिम भी उतना ही बड़ा है। अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और तब वो उन संयंत्रों पर हमला कर सकता है, जिससे पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा खतरा शायद अभी बाकी है। ईरान की आबादी 92 मिलियन है, जिसमें से 60% फारसी हैं और 40% अन्य जातीय समूह। अमेरिका अब ईरानी कुर्द मिलिशिया को हथियार दे रहा है और उन्हें ईरान में घुसने के लिए उकसा रहा है। अगर ये युद्ध जातीय संघर्ष में बदल गया तो ईरान का वही हश्र हो सकता है जो सीरिया, इराक और लीबिया का हुआ। एक ऐसा देश जहां परमाणु कार्यक्रम की सामग्री मौजूद है, जहां 9 करोड़ लोग रहते हैं। अगर वहां गृहयुद्ध छिड़ गया तो उसकी भयावहता दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं देखी होगी। आतंकी समूह, हथियारों की तस्करी और लाखों शरणार्थी, ये सिर्फ शुरुआत होगी। ट्रंप के लिए ये युद्ध एक ऐसा जाल बन गया है जिससे निकलना मुश्किल होता जा रहा है। अगर वो युद्ध रोकते हैं तो इजराइल और खाड़ी देशों का भरोसा हमेशा के लिए खो देंगे। अगर युद्ध जारी रखते हैं तो तेल के दाम आसमान छुएंगे, महंगाई बढ़ेगी और अमेरिका में उनकी लोकप्रियता, जो पहले से ही सिर्फ 27% थी, और गिरती चली जाएगी। ट्रंप ने ये युद्ध इसलिए शुरू किया क्योंकि उन्हें लगा कि ईरान कमजोर है, लेकिन कमजोर दुश्मन को खत्म करने के चक्कर में उन्होंने एक ऐसी आग लगा दी है जो पूरे मध्य पूर्व, दुनिया की अर्थव्यवस्था और शायद उनकी खुद की राजनीतिक विरासत को जलाकर राख कर सकती है। और इस आग पर अब काबू कैसे पाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है।